हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 56। 4 साल पहले श्रुति अपने हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। एक तो शालिनी उसके साथ नहीं थी, उस पर से मयंक ने जिस तरीके से डायरेक्ट शादी की बात की थी, उसके क्या किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल रहता। ढंग से वो दोनों कहाँ वक्त बिता पाए। शालिनी के जाने के बाद श्रुति को पीयूष और निरंजन जी को संभालने में मयंक के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। मयंक भी अपने बिजनेस को जमाने में रम गया था। उन लड़कों ने श्रुति के साथ बदतमीजी की थी। उस घटना के बाद मयंक खुद दिन में एक बार श्रुति को कॉल करता था, लेकिन जब से उसने पीयूष और निरंजन जी से बात करके जल्द से जल्द बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की बात की, तब से तो उसने मिलना छोड़ो एक कॉल तक नहीं किया था श्रुति को, जिस वजह से श्रुति अच्छी खासी नाराज चल रही थी मयंक से। तभी श्रुति के कमरे का दरवाजा खुला और पीयूष खाने की थाली लिए अंदर आया। श्रुति, मयंक कब से तुझे कॉल कर रहा है, तेरा फोन बिजी आ रहा है। आते ही उसने जब श्रुति से कहा तो श्रुति को याद आया पिछले दिन से मयंक लगातार उसे कॉल कर रहा था, जिससे नाराज होकर श्रुति ने उसे ब्लॉक लिस्ट के दर्शन करवा दिए थे। अब परेशान मयंक ने पीयूष के फोन की घंटी बजा दी थी। वो भाई, शादी में सिर्फ एक ही दिन तो बचा है, तो मैं सिर्फ आपके और बड़े पापा के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर पीयूष हंस दिया और बेड पर खाने की थाली लिए बैठ गया। पीयूष के हाथ से खाना खाते हुए श्रुति ध्यान से उसे देखे जा रही थी। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था शालिनी को गए। काफी कुछ बदल गया था, मगर पीयूष वहीं ठहरा हुआ था। क्या सोच रही है श्रुति? यही कि भाई, अगर शालू यहाँ होती तो इतनी शांति से सब निपट जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। हर चीज में जान डाल देती, वो अपने हाथों से हर चीज करती। वो होती तो मुझे एक दोस्त और मयंक सर को एक बहन की कमी कभी महसूस नहीं होती। काश भाई, काश शालू होती। कहते हुए श्रुति को अपने गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस हुआ। उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गई थी। पीयूष उसे पानी पिलाने लगा। वो खुद अंदर ही अंदर टूट रहा था, मगर ये वक्त टूटने का नहीं, सबको संभालने का था। किसी तरह से श्रुति को सुलाकर वो कमरे से निकल गया। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो सिगरेट की कश लेते हुए गार्डन में हो रही डेकोरेशन को देख रहा था। मयंक के पेरेंट्स ने उस पर शादी के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। आखिर मयंक भी इकलौता बेटा था उनका। उसकी लाइफ वो लोग सेट देखना चाहते थे। इसी वजह से मयंक ने डायरेक्ट निरंजन जी से श्रुति से शादी की बात की थी। निरंजन जी को पहले ही मयंक और श्रुति के रिश्ते की भनक लग गई थी और श्रुति की शादी की उम्र भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा नानुकुर ना करते हुए शादी के लिए मंजूरी दे दी थी। मयंक और श्रुति ने शादी एकदम सिंपल तरीके से करने का डिसाइड किया था, मगर पीयूष अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। वो हर तरीके से उस सिंपल सी शादी को मेमोरेबल और बेस्ट बनाने की तैयारी में था, मगर बाहर गहमा गहमी और शोर शराबे के माहौल में पीयूष के दिल का वो कोना अब भी सूना ही पड़ा था। अगले दिन सुबह से घर में काफी चहल पहल थी। आखिर उस परिवार की इकलौती बेटी की शादी थी। वहीं निरंजन जी तो मानो एक जगह टिके नहीं रहे थे, मानो आज उनके भाई की बेटी नहीं, उनकी अपनी सगी बेटी की शादी हो। कुछ गिने चुने रिश्तेदारों के बीच बैठी श्रुति का मन बहुत ही ज्यादा बेचैन था। उसका दिल कर रहा था कि मयंक को अनब्लॉक करे और अभी के अभी बात करे, मगर उसके हाथ मयंक का नाम सर्च करते ठहर गए। उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया और अपने पैक किए सामान के हैंडबैग में डाल दिया। तभी उसकी नजर अपनी मेहंदी पर गई। इतना गहरा रंग देखकर उसकी आंखें अपने आप ही भर आई। तभी कुछ औरतें कमरे में आई तो उसने अपने आंसू पोंछ दिए और अपना सामान बैग में रखने लगी। एक तो आज श्रुति को जी कर रहा था कि दिन ही ना बीते, और दिन उतनी ही तेजी से बीत रहा था। सुबह से कब दोपहर और कब शाम हुई पता भी नहीं चला। पीयूष तो मानो घर पर दिखता ही नहीं था कि वो श्रुति से मिल पाए। फिलहाल पार्लर के बाहर गाड़ी खड़ी किए खुद भी गेट से टिककर खड़ा था। 2.5 घंटे होने वाले थे, मगर अब तक श्रुति तैयार नहीं हुई थी। वो यही सोच रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो श्रुति का कॉल था। उसके सामने उसी वक्त पार्लर का दरवाजा खुला और अपने लहंगे को संभाले एक हाथ में फोन लिए खड़ी थी। श्रुति को देखकर पीयूष ने दूर से ही उसकी बलाएं ले ली तो श्रुति मुस्कुरा दी। पसीने से लगभग गीली हो चुकी मैरून शर्ट और व्हाइट कैजुअल ट्राउजर में कोई भी उसको देखकर कह सकता था कि आज दिन भर में उसको शायद ही अपने बालों में हाथ फिराने का वक्त भी मिला हो। बाजुएं लगभग कोने तक उसने समेटी हुई थी। एक हाथ में शालिनी की चेन तो दूसरे हाथ में घड़ी, और शाम के समय की हल्की सिंदूरी शाम में उसका गोरी रंगत का चेहरा, जिस पर पसीने की चमकती बूंदें उसके शार्प और गड़े हुए चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी, और पसीने की वजह से माथे पर चिपके बाल। पीयूष को कोई अगर उस हालत में देख भी लेता तो नजरें अपने आप ही दगा कर बैठती, और दिल धड़के या ना धड़के मगर नजरें जरूर ठहर कर रह जाती। सुर्ख लाल रंग के लहंगे में श्रुति बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपने लहंगे को उठाए पीयूष की तरफ बढ़ी तो पीयूष ही तेजी से आगे बढ़ गया। एक हाथ में श्रुति का हाथ पकड़े वो अपने दूसरे हाथ से उसकी चुनरी का छोर पीछे से उठाते हुए कहा, बस मंडप तक तो नहीं गिरनी चाहिए।
श्रुति ने मुंह बनाकर उसे देखा तो वो हंसकर बोल पड़ा, मजाक कर रहा था। वैसे इतना भारी ड्रेस पहनने के बाद अगर तू मंडप में फेरे लेते वक्त उलझी तो उधर कौन संभालेगा? उसने श्रुति का मन हल्का करने के इरादे से कहा तो श्रुति ने भाई कहते हुए मुंह बना लिया तो पीयूष उसका हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कार का पिछला दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठाने के बाद पीयूष ने गेट बंद करते हुए कहा, ड्राइवर तुझे घर ले जाएगा, मैं बाइक से आगे जाता हूँ, घर पर बहुत काम पड़े होंगे। कहकर पीयूष ने ड्राइवर की तरफ के मिरर पर 2-3 बार नॉक करके गाड़ी ले जाने का इशारा कर दिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो पीयूष भी पीछे खड़ी अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। पीयूष पहले ही घर पहुंच गया जहां गार्डन में मंडप की सजावट का काम हो रहा था। निरंजन जी किसी से कॉल पर बात करते हुए बाहर आ रहे थे और उसी वक्त पीयूष लाइट इलेक्ट्रिशियन से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। निरंजन जी का पूरा ध्यान कॉल पर था, जिस वजह से उनका ध्यान सामने बिखरी लाइट्स के वायर्स पर पड़ा ही नहीं। वो उनमें उलझकर गिरते उससे पहले सामने से आते पीयूष ने उन्हें एकदम से कंधों से पकड़कर संभाल लिया। आप ठीक है डैड? उसने चिंता से उन्हें देखते हुए पूछा तो निरंजन जी ने हामी में सिर हिला दिया। पीयूष ने तुरंत कुर्सी मंगवाई और उन्हें बैठाते हुए कहा, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, आप बस बैठिए यहाँ। बेटी की शादी में बाप ही बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, कितने सारे काम और जिम्मेदारियां हैं, मैं ऐसे चैन से नहीं बैठ सकता। कहते हुए निरंजन जी वापस से उठ खड़े हुए और गार्डन के उस इलाके में चले गए जहां मंडप का काम हो रहा था। पीयूष ने सिर हिला दिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। आखिर वो पल आ गया जब मयंक मंडप में बैठा विवाह की रस्मों को अदा कर रहा था। हल्के सफेद और सुनहरे रंग की शेरवानी में महरून रंग का दुपट्टा लिए और सिर पर पहने महरून रंग के सहरे में वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। आज उसकी बेचैन नजरें बार बार उस तरफ चली जाती जहां से श्रुति आने वाली थी। दिल बेहिसाब तेजी से धड़क रहा था। दिल में अनेकों कश्मकश थे और नजरों में सिर्फ बेचैनी थी। जजमान कन्या को बुलाइए, पंडित जी ने निरंजन जी की तरफ देखकर कहा तो निरंजन जी ने रिया, निरंजन जी की बहन की बेटी, और अनीता जी, निरंजन जी की बहन को श्रुति को लाने के लिए भेजा तो वो दोनों अंदर चली गई। लगभग 10 मिनट बाद जब रिया और अनीता जी को वापस आते देख मयंक की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन श्रुति को कहीं न देखकर उसने रिया और अनीता जी के चेहरे को देखा जो काफी परेशान नजर आ रहे थे। मयंक को अपनी तरफ देखता पाकर अनीता जी जबरदस्ती मुस्कुरा दी और पीयूष की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ बुआ, कहाँ है श्रुति? पीयूष ने उन्हें एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में पूछा तो अनीता जी हैरान परेशान सी बोली, श्रुति दरवाजा ही नहीं खोल रही पीयूष, बस एक ही जिद लगाए बैठी है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। शादी के एंड वक्त पर बोल रही है कि इन सब के लिए वो तैयार नहीं है। वो बोल ही रही थी कि उनकी नजर पीछे गई और वो एकदम से चुप हो गई। आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और नजरें पीछे ही टिक गई। पीयूष ने उनकी नजरों का पीछा करके अपने पीछे देखा तो मयंक को देखकर वो आगे बढ़ा। मयंक, तू मंडप से क्यों उठ गया? मयंक फीका सा मुस्कुरा दिया तो पीयूष बोल पड़ा, जा तू बैठ, मैं श्रुति को लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मयंक ने अपना सहरा उतारकर पीयूष को देते हुए कहा, मुझे श्रुति के कमरे की एक्स्ट्रा की है तो दे, लेकिन अब श्रुति को साथ लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ ही बैठेंगे मंडप में। उसने जब बोला तो पीयूष के परेशान चेहरे पर भीनी से मुस्कुराहट लौट आई। उसने अनीता जी की तरफ देखा और आंखों से ही उन्हें निश्चित रहकर इंतजार करने को कहा तो अनीता जी वहां से मंडप की तरफ चली गई। पीयूष मयंक के हाथ में एक चाबी रखते हुए बोला, तुझ पर भरोसा है कि तू श्रुति को संभाल लेगा, मेरा भरोसा मत तोड़ना। मयंक ने अपनी पलकें झपका दी तो पीयूष उसके कंधे को थपथपाकर बोला, मैं जा रहा हूँ, तू बात कर। कहते हुए पीयूष वहां से निकल गया। अभी बाहर भी उसे जवाब देना था। अगर श्रुति शादी के लिए नहीं मानी तो क्या होगा, यही सोचकर पीयूष का सिर फटा जा रहा था। बाहर मंडप की तरफ ना जाकर वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चला गया जहाँ कोई भी नहीं था। सब फिलहाल मंडप के पास ही थे क्योंकि शादी का मुहूर्त आ गया था। पीयूष ने वहां जाकर अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। फोटो के बीच सिगरेट रखकर एक हाथ पॉकेट में डाले सिगरेट के लंबे कश लेने लगा। हवा में धुआं छोड़कर उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लिया। चांद आधा था मगर पूरे आसमान में भरपूर रोशनी फैली थी। पीयूष को एकदम से खांसी आने लगी। उसकी आंखें खांसने की वजह से भर आई। जैसे तैसे अपने सीने पर हाथ रखकर उसने अपनी खांसी को काबू में किया और सामने देखा। खूबसूरत ब्लैक साड़ी में खड़ी शालिनी उसे ही देख रही थी। उसका गोल चेहरा ठंड या गुस्से की वजह से लाल था, ये बता पाना मुश्किल था। गहरी हरी आंखों में दुनिया भर की गहराई और मासूमियत समेटे वो बेहद प्यारी लग रही थी। पीयूष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुम खुले बालों में खूबसूरत लगती हो। और मैंने भी कहा था ना कि मुझसे खुले बाल संभाले नहीं जाते। शालिनी मासूमियत से बोली तो पीयूष हल्का सा हंस पड़ा। शालिनी धीमे कदमों से उसके पास आई और उसे बस मुस्कुराते हुए देखने लगी।
तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। उसने उसे देखते हुए ही कहा तो पीयूष एकदम से शांत हो गया। अपना हाथ उसने शालिनी के बालों को खोलने के लिए बढ़ाया कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा। उसे एकदम से एहसास हुआ कि सामने कोई भी नहीं है, शालिनी भी नहीं। पीयूष सिर झुकाए एक व्यंग भरी हंसी हंस दिया। अपने कोट को कंधे पर डाले सिगरेट को अपने महंगे काले जूतों से मसलकर वो मंडप की तरफ बढ़ गया। इधर मयंक ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो बेड पर बैठी श्रुति किसी गहरी सोच में खोई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ देखे जा सकते थे। वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे मयंक के आने का भी पता नहीं चला। उसके आगे एक हाथ आया जिसमें रुमाल था। उसने अपने सामने देखा तो थोड़ी दूरी बनाकर बैठा मयंक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे देखकर श्रुति की नजरें एक बार को तो उस पर ठहर गई, मगर जल्दी ही खुद पर काबू पाकर उसने नाराजगी में अपना चेहरा फिरा लिया। क्या हुआ श्रुति? उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए मयंक ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा तो श्रुति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। और वो क्यों? मयंक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो श्रुति ने फिर अपना चेहरा फेर लिया और बोली, बस नहीं करनी। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती क्यों। मयंक ने फिर कोशिश करते हुए कहा, श्रुति तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? आखिर किस बात से नाराज हो तुम? श्रुति की तरफ से कोई जवाब ना पाकर मयंक ने एक सांस छोड़ दी और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ श्रुति? मैंने कोई गलती की क्या? किसी ने कुछ बोला? अब बताओ भी यार। श्रुति की आंखों से खुद ब खुद आंसू लुढ़क आए। वो लगभग रोते हुए बोली, आपको आज याद आई मेरी? जाइए आप अपने काम में बिजी रहिए, मैं जीऊं मरूं आपको क्या। बिना कोई बात किए आपने डायरेक्ट शादी की बात कर ली। आपने मुझसे एक कॉल करके इस बारे में कुछ बात तक नहीं की। ये हमारे फ्यूचर का डिसीजन था ना, तो आप अकेले ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? कहते हुए ही श्रुति रो पड़ी। उसके टोन में नाराजगी और गुस्सा दोनों ही साफ जाहिर हो रहा था। वहीं ये सब सुनकर मयंक के दिल में मानो एक गहरी टीस सी उठी। क्या होगा आगे? कैसे मनाएगा मयंक श्रुति को? क्या होगी इनकी शादी? पीयूष के भरोसे पर खरा उतर पाएगा मयंक? कर पाएगा वो श्रुति की नाराजगी दूर? है ढेरों सवाल जिनके जवाब जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।